नेक्स्ट इज रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़। रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ में क्या होता है कि इंस्पिरेशन में कोई मसला होता है, यानी एयर को अंदर आने में मसला होता है, जिसकी वजह से लंग के वॉल्यूम जो है वो सारे कम हो जाते हैं। एफवीसी भी कम हो जाएगा, रेजिडुअल वॉल्यूम भी, टोटल लंग कैपेसिटी भी कम हो जाएगी। जबकि रेशो जो है FE1 और FEC की नॉर्मल रहती है, क्योंकि FEV1 भी कम हो रहा है और FVC भी कम हो रहा है, तो इनकी एक दूसरे के प्रोपोर्शनेट होते हैं, तो जिसकी वजह से रेशो इनकी नॉर्मल रहती है। पेशेंट जो है प्रेजेंट करता है विद शॉर्ट एंड शैलो ब्रीथ्स। अब इसमें दो टाइप्स हैं, या तो लंग में कोई अपना मसला हो सकता है या फिर एक्स्ट्रा पल्मोनरी कोई मसला हो सकता है। अगर तो लंग का अपना मसला है, इसको हम इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ या डिफ्यूज पेरेन्काइमल लंग डिजीज़ बोलते हैं। और अगर एक्स्ट्रा पल्मोनरी कोई प्रॉब्लम है, उसको हम बोलेंगे ऑल्टर्ड रेस्पिरेटरी मैकेनिक्स। इसमें या तो रेस्पिरेटरी मसल्स की वीकनेस हो जाएगी या फिर कोई चेस्ट वॉल का प्रॉब्लम होगा। रेस्पिरेटरी मसल की वीकनेस होगी इन केस ऑफ पोलियो, मिस्थीनिया ग्रेविस, गियान-बारी सिंड्रोम और अमाइलोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस। और चेस्ट वॉल की डिफॉर्मिटी होगी इन केस ऑफ स्कोलियोसिस एंड सीवियर ओबेसिटी। और इसमें जो कार्बन मोनोऑक्साइड की डिफ्यूजिंग कैपेसिटी वो भी नॉर्मल होगी, और जो ग्रेडियंट होता है ये अल्वेलाई का और पल्मोनरी आर्टरी में जो ऑक्सीजन है, इनका जो ग्रेडियंट है ये भी नॉर्मल होगा। नेक्स्ट इज़ अगर पल्मोनरी का अपना कोई मसला है लंग्स का, उसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड की डिफ्यूजिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी और जो ग्रेडियंट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। इसके कॉजेज़ में आ जाते हैं न्यूमोकोनियोसिस, सार्कोइडोसिस, इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस, ग्रैनुलोमेटोसिस, पॉलीएंजाइटिस, पल्मोनरी लैंगरहैंस सेल हिस्टोसाइटोसिस, हाइपरसेंसिटिविटी, न्यूमोनाइटिस, ड्रग टॉक्सिसिटी, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। ड्रग्स में आ जाती हैं ब्लियोमाइसिन, ब्यूसल्फैन, एम्योडारोन और मेथोट्रेक्सेट। नेक्स्ट इज़ रेडिएशन इंड्यूस लंग इंजरी, मतलब रेडिएशन की एक्सपोजर की वजह से लंग्स की इंजरी हो जाएगी। और इसकी एसोसिएशन होती है प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन, जिसमें रिलीज होते हैं टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, इंटरल्यूकिन 1 और 6। ये सिम्टोमेटिक भी हो सकती है, बट इट कैन ऑल्सो प्रेजेंट विद ड्राई कफ, डिस्निया एंड लो ग्रेड फीवर। अब यहाँ तो एक्यूट हो सकती है या क्रोनिक। एक्यूट में क्या होगा कि इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, न्यूमोनाइटिस होगा, ये प्रेजेंट करता है इन 3 to 12 वीक्स। जबकि क्रोनिक में आफ्टर 6 to 12 वीक्स प्रेजेंटेशन होती है और इसमें लंग्स का फाइब्रोसिस हो जाता है। नेक्स्ट इज़ आइडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस। आइडियोपैथिक मतलब अननोन रीजन है इसका और लंग्स की फाइब्रोसिस हो रही है। अब इसमें ये प्रोग्रेसिव डिजीज़ है जिसमें कोई इटियोलॉजी हमें नहीं पता होती, किसी भी वजह से हो सकती है, मे बी टोबैको स्मोकिंग और एनी पोल्यूटेंट, या फिर ये जेनेटिक भी हो सकती है। अब इसमें क्या होता है, कोई लंग की इंजरी होती है, इसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होगी और उसकी वजह से फाइब्रोसिस, इस तरह से ये रिपीटेडली साइकिल्स होते रहते हैं और लंग्स की अल्टीमेटली फाइब्रोसिस हो जाती है। फाइंडिंग्स में क्या मिलेगा हमें, क्योंकि अब इसमें फाइब्रोसिस हो गई है, सही तरह से एक्सचेंज भी नहीं हो रहा, डिस्निया होगा, फटीग, और इसमें नॉन प्रोडक्टिव कफ मिलेगी और क्रैकल्स क्लबिंग। इमेजिंग पे हमें पेरिफेरल रेटिकुलर ओपेसिटीज़ मिलेंगी। अगर एडवांस डिजीज़ है तो इसमें हमें हनीकॉम्ब अपीयरेंस मिलेगी। हिस्टोलॉजी पे नमूनिया के ही साइंस मिलेंगे और इसके अलावा टाइप 1 नीमोसाइट्स यहाँ कम हो जाएंगे और टाइप 2 नीमोसाइट्स और फाइब्रोब्लास्ट का लेवल ज़्यादा हो जाएगा। तो उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस हैं, जब पल्मोनरी आर्टरीज़ की वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी तो इसकी वजह से हाइपरटेंशन होगी, जब बैक फ्लो होगा ब्लड का तो राइट हार्ट फेलियर हो जाएगा, इसकी वजह से रिदमियास, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ और रेस्पिरेटरी फेलियर भी हो सकता है, यहाँ पे लंग कैंसर भी। नेक्स्ट इज़ हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस, यानी कि लंग्स की इन्फ्लेमेशन हो जाएगी ड्यू टू एनी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। अब इसमें टाइप 3 टाइप 4 दोनों ही हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकते हैं ड्यू टू इन्वायरमेंटल एंटीजन सच एज थर्मोफिलिक एक्टिनोमाइसिस या फिर एस्परजिलस की वजह से। ये दोनों क्या करते हैं कि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन मीडिएट करवाते हैं, एक्यूटली प्रेजेंट करते हैं विद डिस्निया, कफ, चेस्ट टाइटनेस, और ये अगर हम स्टिमुलस रिमूव कर देंगे तो ये खुद ही ठीक हो जाता है। बट अगर ये क्रॉनिक चला जाए तो उसकी वजह से फाइब्रोसिस हो जाती है और नॉन केजिएटिंग ग्रैन्युलोमास बन जाते हैं, और ज़्यादातर कॉमन ये फार्मर्स में होता है या बर्ड फैंसियर्स में जिन्होंने परिंदे रखे होते हैं। नेक्स्ट इज सार्कोइडोसिस। सार्कोइडोसिस भी एक क्रोनिक डिजीज़ है अननोन ओरिजिन। इसमें क्या होता है कि किसी भी रीज़न की वजह से इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और इसमें नॉन केजिएटिंग ग्रैन्युलोमा फॉर्मेशन हो जाती है, जैसे कि यहाँ पर दिखाए हुए CD4 और CD8 रेशो एलिवेटेड हो जाएगी।
इसकी एसोसिएशन हो सकती है विद बेल्स पाल्सी, पैरोटिड एनलार्जमेंट, यहाँ पे ग्रेन्युलोमा फॉर्मेशन। अब इसमें वैसे तो ये एसिम्टोमेटिक होती है, कोई इसमें हमें सिम्टम्स नहीं मिलते, बट इसमें सिर्फ एक चीज़ जो मिलती है हमें वो है एनलार्ज्ड लिम्फ नोड्स। एक्सरे पर भी हमें बायलेटरल एडिनोपैथी और कोर्स रेटिकुलर ओपेसिटीज़ मिलेंगी, और सीटी पे भी हमें एक्सटेंसिव हाइलर मीडियास्टाइनल एडिनोपैथी मिलेगी। अब इसका जो एक निमोनिक है वो सार्कोइड्स ही है। माइक्रोस्कोपी पे हमें शोमन और एस्टेरॉइड बॉडीज मिलेंगे। आर फॉर रिमाटाइड आर्थराइटिस लाइक आर्थ्रोपैथी, सी फॉर इंक्रीज लेवल ऑफ कैल्शियम, ओ फॉर ओक्यूलर यूवियाइटिस, आई फॉर इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस, एंड डी फॉर विटामिन डी एक्टिवेशन, एंड एस फॉर स्किन चेंजेस। अब इसमें क्या होता है कि मैक्रोफेजेस जो हैं उनमें इंक्रीज लेवल होता है अल्फ़ा 1 हाइड्रोक्सिलेज का, तो वो क्या करते हैं कि विटामिन डी की एक्टिवेशन कर देते हैं। विटामिन डी की एक्टिवेशन होगी तो कैल्शियम का लेवल भी ज़्यादा हो जाएगा। इसके अलावा एस का लेवल भी जो है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम का लेवल ये भी इंक्रीज़ करते हैं मैक्रोफेजेस। और इसमें वैसे तो ये एसिम्प्टोमेटिक ही होती है, लेकिन अगर ये सिम्प्टोमेटिक हो तो फिर हमने इसमें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स दे देने हैं। और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, नॉन केजेटिंग ग्रैन्युलोमास, इंक्रीज लेवल ऑफ एस, इसके अलावा enlarged lymph nodes and increased level of calcium and Schauman's and asteroid bodies। नेक्स्ट इज इनहेलेशनल इंजरी। ये उन लोगों में ज़्यादा कॉमन होती है जो कि एक्सपोज होते हैं टू फायर। अब इसमें कोई भी केमिकल इरिटेंट्स हो सकता है, कोई भी स्मोक है, वेपर्स, फ्यूम्स या कोई भी गैसेस हैं। जब लंग उससे एक्सपोज होंगे तो उसकी वजह से केमिकल ट्रेकियोब्रोंकाइटिस होगा, एडिमा, निमोनिया, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होगा। यहाँ पे ये सेकेंडरी हो सकता है ड्यू टू बर्न्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, साइनाइड या आर्सेनिक पॉइजनिंग की वजह से। और ओरोफेरिंक्स में हमें क्या फाइंडिंग मिलेगी? सिंग्ड नेजल हेयर्स मिलेंगे या सूट मिलेगा, यानी जले हुए बाल मिलेंगे हमें। और जब हम ब्रोंकोस्कोपी मिलेंगे तो उसमें हमें सीवियर एडिमा, कंजेशन और सूट डेपोजिशन मिलेगी। और ये 18 आवर्स बाद हमें ये सारा कुछ मिलेगा और इसकी रेजोल्यूशन हो जाती है बाय 11th डे। Is mesothelioma, which is the malignancy of pleura associated with asbestosis। इसमें hemorrhagic pleural effusion भी हो सकती है और pleural thickening भी हो सकती है। हिस्टोलॉजी पे हमें समोमा बॉडीज मिलेंगी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे पॉलीगोनल ट्यूमर सेल मिलेंगे, और जिसमें जो पॉजिटिव मार्कर्स होते हैं वो है कैल्ब्रेटिनिन और साइटोकेराटिन 5-6 जो कि नेगेटिव होते हैं इन केस ऑफ मोस्ट कार्सिनोमा। अब इसमें जो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट याद करने वाली है कि इसमें टोबैको स्मोकिंग इसका रिस्क फैक्टर नहीं होता, जबकि सबसे इम्पोर्टेंट इसका रिस्क फैक्टर होता है एस्बेस्टोसिस।